ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पिता की मृत्यु को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि मां ने दूसरी शादी कर ली। मोहल्ले में लोग इस बारे में बातें तो करते थे, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। मां भी कहती थी कि जिंदगी अकेले नहीं कटती, और शायद वे सच ही कह रही थी। लेकिन मेरे लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस समय मैं इंटर पास कर चुकी थी। पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन वह सपना भी पिताजी के साथ ही खत्म हो गया। मां के नए पति ने पहले ही दिन मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मैं कोई बोझ हूं जिससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई छोड़ो और कोई काम धंधा शुरू करो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। मां ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक सख्त नजर ने उन्हें चुप कर दिया। वही मां जो कभी मेरे लिए शेरनी बन जाती थी, अब किसी डरी हुई बिल्ली सी लगने लगी थी। मां ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ दिन उनकी बात मान लो, हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जानती थी कि वे मजबूर हैं। वे इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थीं। शायद अकेलेपन से इतना डर गई थी कि अब डांट फटकार में भी उन्हें सहारा नजर आने लगा था। फिर मैंने खुद को संभाला और पास के एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। तनख्वाह बहुत मामूली थी, लेकिन मैं इज्जत के साथ जीना चाहती थी। बहुत जल्द मुझे स्कूल की हकीकत समझ आ गई। छोटे बच्चों को संभालने से लेकर झाड़ू पोंछा तक सब कुछ मुझसे ही करवाया जाता था। स्कूल की प्रिंसिपल बहुत सख्त थीं। एक बार तो उन्होंने सबके सामने कह दिया, जितने दिन नौकरी करनी है जुबान बंद रखनी होगी, वरना यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। यहाँ उसूलों से नहीं, जरूरत से काम लिया जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्कूल की ड्यूटी दोपहर 1:30 बजे तक होती थी, लेकिन अक्सर देर हो जाती थी। कभी मीटिंग, कभी स्टाफ की सफाई, कभी बच्चों के अभिभावकों से बात। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। फिर भी हर दिन दिल में एक ही उम्मीद रहती कि माँ कम से कम मेरी बात तो सुनेंगी, मुझे समझेंगी। एक दिन स्कूल में एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। उस दिन छुट्टी होते होते 5:15 बज गए और रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई। मैं भीगती हुई, थकी हारी, कांपती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी, मम्मी, दरवाजा खोलो। अंदर से सौतेले पिता की आवाज गूंजी, कौन है? मैं हूँ। तन्वी। दरवाजा खुला। वे सामने खड़े थे, आंखों में गुस्सा, माथे पर बल और जुबान में जहर। उन्होंने मेरे भीगे कपड़ों पर एक नजर डाली और चिल्लाकर बोले, कौन सा स्कूल शाम 5 बजे खत्म होता है? लगता है कहीं और वक्त गुजार कर आ रही हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आज एक बच्चा बीमार हो गया था, इसलिए देर हो गई। कसम से मैं कहीं और नहीं गई थी। वे गुर्राए, क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? स्कूल 1:30 बजे छूटता है तो ये 3-4 घंटे कहाँ रही? अब घूमने फिरने लगी हो आशिक के साथ। खबरदार जो अंदर कदम रखा। मैं मम्मी की तरफ मुड़ी, मम्मी, देखो ना, ये मुझे बाहर निकाल रहे हैं, कुछ तो बोलो। आप मेरी माँ हो। मम्मी खिड़की पर खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान जैसे सिल गई थी। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा, मन ही मन पुकारा, मम्मी, बस इतना कह दो कि ये मेरी बेटी है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन मम्मी चुप रहीं। दरवाजा बंद हो गया। मैं सीढ़ियों पर बैठ गई, बार बार नजरें दरवाजे और खिड़की की ओर जाती। मुझे पता था कि मम्मी अंदर हैं, उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उनकी खामोशी मेरे वजूद पर भारी पड़ रही थी। मैंने फिर पुकारा, मम्मी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। खिड़की खुली। मम्मी ने पर्दा थोड़ा सा हटाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं उठ खड़ी हुई,
एक कदम आगे बढ़ाया। दिल में यकीन था कि अभी वे मुझे बुलाएंगी, गले लगाएंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ पल मुझे देखती रहीं। फिर पीछे से किसी आवाज पर चौंककर पर्दा गिरा दिया। मैं समझ गई, वह आदमी पीछे खड़ा था, जिसके डर से माँ की जुबान बंद हो चुकी थी। मैं फिर बैठ गई। वक्त थम सा गया। मैंने दिल में कहा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब पिताजी जीवित थे। मम्मी तब भी सख्त थीं, लेकिन उनकी सख्ती में प्यार होता था। एक बार स्कूल में मुझे तेज बुखार हो गया था तो वे खुद रिक्शा लेकर मुझे अस्पताल ले गई थीं। तब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। अब मम्मी किसी और की कैद में थीं और मैं दरवाजे के बाहर। गली में कुछ औरतें पानी भरने जा रही थीं। उन्होंने मुझे देखा, पहचाना। एक ने दूसरे के कान में कहा, अरे, ये वही लड़की है ना, जो अपने घर से निकाल दी गई। दूसरी ने अफसोस से सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ गईं। मैंने चादर से चेहरा ढक लिया, लेकिन वो शब्द कानों में गूंजने लगे। तभी एक फकीर औरत गुजरी, मुझे देखकर रुक गई। बेटी, सब ठीक है न? ऐसे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी झोली से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। ले बेटी, खा ले, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने नजरें झुका लीं। वह चली गई। मम्मी की खामोशी और एक अजनबी भिखारिन की हमदर्दी। दुनिया अजीब लग रही थी। खिड़की फिर खुली। मम्मी की नजरें जमीन पर थीं। वे पर्दे के पीछे से मुझे देख रही थीं। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी, मैं झूठ नहीं बोलती, आप तो जानती हैं न। वो चुप रहीं। मेरे शब्द दीवार से टकराकर लौट आए। अब दरवाजा खुलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैंने अपना बैग गोद में रखा। उसमें वो किताबें थीं जिनसे मेरा सपना जुड़ा था। अब वे बेकार लग रही थीं। बैग खोला, एक कॉपी निकाली। उसमें पिताजी की तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर देखते हुए धीरे से कहा, पिताजी, अगर आप आज होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अचानक दरवाजे से आहट हुई। मैं उछल पड़ी। शायद मम्मी आ रही हैं, लेकिन वो अंदर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज थी। मैंने चादर ठीक की, बैग उठाया और गली के नुक्कड़ की ओर बढ़ गई। आगे कुछ तय नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, मम्मी भले चुप रहीं, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं जिंदा थी और जिंदा लोग लड़ते हैं। रात गहरी हो रही थी। घर की बत्तियां बुझ चुकी थी। शहर की गलियां वीरान थीं। मेरे पास न ठिकाना था, न रास्ता, न मंजिल। कदम खुद ब खुद चल रहे थे। सीने में एक बोझ था जो जुबान तक नहीं आता, बस अंदर कैद रहता है। गली के नुक्कड़ तक पहुंची ही थी कि कुछ कुत्ते भौंकने लगे। मैं डरकर दीवार से सिमट गई। तभी एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से गुजरी। उस पर दो लड़के थे। उनकी नजरें मुझे नोच रही थीं। एक ने आवाज कसी, रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैडम घर से निकाल दी गई हो क्या? दूसरे ने ठहाका लगाया। मैंने चादर और कसकर लपेट ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम पर लगा जैसे कोई साया पीछे है। मैंने सोचा, शायद चाचा के घर चली जाऊं, जो पिताजी के समय त्योहारों पर बुलाया करते थे। लेकिन याद आया, पिताजी की मृत्यु के बाद माँ उनके घर गई थीं तो दरवाजे से ही लौटा दिया गया था। हम हर किसी का बोझ नहीं उठा सकते। वो शब्द अभी भी गूंजते हैं। अब सिर्फ एक जगह थी, वो घाट जहाँ पिताजी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, जहाँ मैंने उन्हें आखिरी बार छूकर रोया था, जहाँ हवा में उनका आशीर्वाद बहता होगा। मैं चुपचाप चल पड़ी। पैरों में चप्पल नहीं थी। रास्ता कांटों भरा था, लेकिन सीने का दर्द उसके आगे फीका था। घाट पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा लग गया। रात और गहरी थी, आसमान काला। मैं उसी जगह सीढ़ियों पर बैठ गई जहां पिताजी को विदा किया था। पानी की लहरें चुप थीं, हवा थमी हुई। बैग खोला, पिताजी की तस्वीर निकाली। थोड़ी गीली, फटी हुई, लेकिन मुस्कान वही। मैं तस्वीर सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। यह बनावटी रोना नहीं था,
एक तड़प जो हर सांस के साथ खून में घुल रही थी। पिताजी, आपके जाने के बाद सब बदल गया। मम्मी अब मम्मी नहीं रही। मैंने उनसे क्या मांगा था? बस थोड़ी ममता, थोड़ी जगह। क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ कि मेरी अपनी माँ भी मुझसे मुंह मोड़ गई? मैं बस चाहती थी कि कोई गले लगाकर कह दे, मैं हूं न, रो मत। लेकिन वहां कोई नहीं था। गंगा चुपचाप बह रही थी, जैसे मेरा दर्द महसूस कर रही हो। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाए, पिताजी। चीख पानी में गूंज गई, लेकिन जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। मैंने पानी में हथेलियां भरकर चेहरे पर मारा। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन थक गई थी। बस एक बार आ जाओ ना, गले लगा लो। तभी घाट की ओर से कोई आता दिखा, एक बूढ़े बाबा, लकड़ी की छड़ी लिए। उन्होंने मेरी हालत देखी, पास आए और धीरे से बोले, बहुत रो ली बिटिया। मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने अपने थैले से पुराना गमछा निकाला। ले, आंसू पोंछ ले। गंगा पहले ही बहुत कुछ बहा चुकी है। उनकी बात दिल में उतर गई। मैंने गमछा लिया और पहली बार किसी के सामने पूरी तरह टूट गई। घाट की ठंडी सीढ़ियों पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रोती रही। रात गहरी होती गई। मैं पिताजी की तस्वीर सीने से लगाए रोती रही। पता नहीं कब आंसू बहते बहते नींद आ गई। सुबह हल्की किरणें गाल पर पड़ी। सामने घाट, नदी, सीढ़ियां, एक थाली रखी थी, रोटियां और आलू की सब्जी। किसी ने मेरी भूख देखी थी। मैंने हाथ धोए, थाली के पास बैठी पहला निवाला लिया तो आंसू टपक पड़े। उसमें अपनापन घुला था। पिताजी, क्या यह आपने भेजा? मैं वहीं बैठी रही। बरगद का पेड़, टूटा चबूतरा, धुंधला मंदिर, सब वीरान। में भी आंसू खत्म हो चुके थे, फिर भी रो रही थी। एक बूढ़ा आदमी आया, बेटी, सारी रात यहीं बैठी रही? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने थाली देखी, कुछ खाया नहीं? मैंने कहा, आपने रखी थी? नहीं बेटी, मैं तो अभी मंदिर से लौटा हूँ। मैं हैरान, ताज़ा खाना? तो फिर कौन? वह बोला, कोई भेजने वाला होगा जो तुम्हारी भूख समझता है। मुझे लगा कोई पास है, देख रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। अगली रात मैं जागने की ठानी, लेकिन नींद आ गई। सुबह फिर थाली, इस बार पर्ची पर लिखा था, बेटी, हिम्मत मत हारना। मैंने पर्ची सीने से लगा ली। कोई मुझे बेटी कह रहा था। तीसरे दिन फिर वही पर्ची, तू अकेली नहीं है। चौथे दिन, पिता हमेशा साथ होते हैं, बस नजर नहीं आते। मैं फूट फूट कर रोई, पिताजी, क्या यह आप हैं? पांचवीं रात में छिपकर देखने की ठानी। पेड़ के पीछे छिपी रात गहरी हुई। थाली रखी जा चुकी थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। पर्ची, तू मजबूत है क्योंकि तू टूटती नहीं। अब मैंने ठान ली, अगली रात आखिरी होगी। मैंने नींद का नाटक किया, लेकिन जाग रही थी। कदमों की आहट हुई, कोई धीरे धीरे आया। थाली रखी, बोतल रखी, फिर मेरी झोली की ओर हाथ बढ़ा। धीमी कांपती आवाज, बेटा। मैंने आंखें खोल दी। माँ, अब वक्त रुक गया। माँ चौंकी, पीछे हटने लगी। मैं उठ बैठी। माँ, वे रो पड़ी। तू जागी हुई थी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ तन्वी, तुझे रोक नहीं सकी, आवाज तक नहीं उठा सकी। मैं डर गई थी, बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ। तुझसे दूर कैसे रहती? उन्होंने बताया कि हर रात आती थीं, मुझे देखती, बाल सहलाती, खाना रखती और चली जाती। मैंने पूछा, उस आदमी के साथ क्यों रहती हो जो आपको भी मारता है? वे चुप रहीं, फिर बोलीं, अब कमजोर नहीं बनूंगी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। हम दोनों लिपटकर रोए। फिर मैंने कहा, माँ, चलो यहाँ से अभी। वे कुछ पल चुप रहीं, फिर बोलीं, उसकी नशे की आदत है, अभी सोया होगा। 2 जोड़ी कपड़े और थोड़े पैसे ले लेती हूँ। हम रात के अंधेरे में चोरों की तरह घर छोड़कर निकल गए। माँ हर कमरे को अलविदा कहती सी जा रही थी। हम सड़क पर पैदल चले, उस नर्क से दूर। सुबह हम एक एनजीओ पहुँचे, नारी जीवन आश्रय संस्थान। वहाँ शकुंतला दीदी ने हमें गले लगाया, डरो मत, अब सुरक्षित हो। हमने सब बताया। हमें कमरा मिला, सम्मान मिला, मैंने सिलाई सीखी,
माँ रसोई में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आए। 2 हफ्ते बाद कोई मिलने आया। देवानंद अंकल, पिताजी के पुराने दोस्त। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो तुम्हें ढूंढकर अपने घर ले जाऊं। माँ राजी हो गई। हम उनकी हवेली में आ गए। वहां अंकित था, उनका बेटा। शांत, गहरी आंखों वाला। उसने मुझे देखकर सिर्फ हाय कहा। उसकी चुप्पी में सुकून था। धीरे धीरे अंकित और मैं करीब आए। वह मेरी खामोशी सुनता, मेरे सपनों को जगाता। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। समय बीता, हमारा रिश्ता गहरा हुआ। उसने मेरी हर टूटन को अपनाया। फिर एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टूटी चीजों को जोड़ना ही असली प्यार है। मैंने भी कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हमारी शादी सादगी से हुई। अंकित की माँ ने मुझे बेटी बनाया। अब शादी को 1 साल हो गया। मैं अब सिर्फ जीवित नहीं, जी रही हूँ। अंकित मेरी हर सांस में है। मेरी तकलीफों में फूल उगा दिए उसने। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो एक नई शुरुआत है।